नमस्कार, आप देखें इन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो बिहार के भागलपुर में आज एक देने वाली खबर सामने आ रही है। भागलपुर के तातरपुर थाना क्षेत्र के काजवालीचक मोहल्ले में गुरुवार रात करीब 11:15 बजे एक घर के अंदर हुए बम धमाके ने तबाही मचा दी। कुल 3 घर इस धमाके में जमींदोज हो गए हैं। वहीं एक महिला और बच्चा समेत 11 की मौत हो गई है। तो वहीं अगर बात की जाए तो घायलों को रात 11 बजे तक मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा चुका है और अस्पताल से कुछ न और मकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। तो वहीं इस हादसे में कुछ आसपास के मकानों को नुकसान पहुंच गया है। पुलिस ने संकेत दिए है कि बम बनाने के दौरान ये धमाका हुआ है। एसएसपी बाबूराम ने बताया कि प्रारंभिक जांच में बम बनाते समय धमाका होने की बात सामने आई है। बताया गया है कि रात 11:35 पर मोहल्ले के एक घर में धमाका हुआ है और इस मकान में शीला देवी और लीला देवी दोनों गोतनी हैं। धमाके की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि आसपास के 2 और मकान जमींदोज हो गए। इसके अलावा कुछ और घरों को भी नुकसान पहुंचा है। यहाँ तक कि आस पड़ोस के तो मकानों के शीशे तक टूट गए। मकान के टुकड़े आधा किलोमीटर दूर तक उड़े हैं और धमाका शांत होने के बाद लोगों की भीड़ जुटी और खोजबीन शुरू हुई। शीला देवी, गणेश कुमार और एक 6 माह का बच्चा की लाश मलबे से कुछ ही देर बाद निकाल ली गई। आधा दर्जन घायलों को एक एक करके अस्पताल ले जाया गया। और इसमें जो अभी प्रथम दृष्टया जो हम लोग पटाखा बनाने में ये पूरा परिवार लगा हुआ था। पहले भी इस तरह की घटनाएं कम स्केल पर यहाँ हो चुकी। जांच का विषय है। 9 लोग इंजर्ड हैं और संख्या ये अभी बढ़ भी सकती है। 9 से 10 लोग जो है उसमें 2 डिसीज्ड भी हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। इसमें भी जो है जो मृतक है उनकी भी संख्या जो है वो बढ़ सकती है। हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। सर कितने घरों को नुकसान हुआ है सर? नुकसान जो है 2 घर का हम लोग देख रहे हैं, 2 से 3 घर का। तो अभी डिटेल सारा हम लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, फिर इसके बाद आप लोगों को जिस तरह से आवाज है सर ये विस्फोटक की जो है ये क्या लगता है? जांच का विषय है। अभी जो प्रथम दृष्टया जो पता चल रहा है कि पटाखा जो आसपास के लोग भी बता रहे हैं और पुराना जो इतिहास भी रहा है इस परिवार का और यहाँ पे जो पता चल पा रहा है अभी वो भी डिटेल जांच के बाद ही हम लोग कुछ बता पाएंगे। लेकिन पटाखा बनाने में इस घर का उपयोग होता रहा है। यहाँ पटाखा बनाने में जो यहाँ परिवार रहते थे वो पटाखा बनाने का काम करते थे। यही अभी हम लोग को पता चला है और डिटेल जब इंक्वायरी होगी तो सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। शहर के बीचों बीच है सर, घनी आबादी है और आतिशबाजी ये क्या शहर के बीचों बीच? वही आपको हमने बताया कि जो जानकारी हम लोग। इसके अलावा टोटल 11 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 10 यहाँ इलाजरत हैं। एक को मामूली चोट थी, वो चले गए। सर इससे पहले भी घटना हो चुकी थी, उसके बाद फिर से यहाँ पर अवैध रूप से चल रहा था। क्या लगता है सर लापरवाही कहीं से बरती है? अभी तक जो सूचना मिली है वो ये है कि जो ये मकान में जहाँ ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे 3 परिवार रहते थे। इसमें से तीनों परिवार एकदम अगल बगल के घर में ही रहते थे और तीनों परिवार पटाखा बनाने के काम में लगे हुए थे। जो जहाँ पे विस्फोट हुआ है वो महिला की डेड बॉडी अभी मिली है, उसको निकाला जा रहा है और वहाँ से देखने से जो लग रहा है कि काफ़ी पटाखा बनाने का सामान बरामद हुआ है। तो अभी तक लगभग ये बात स्पष्ट हो गई है कि ये घटना पटाखा बनाने के दौरान कोई दुर्घटना होने से, ब्लास्ट होने से घटना हुई है। इसकी भी जांच की जा रही है कि इसकी सूचना थाना को थी नहीं थी, थाना ने क्या कार्रवाई की थी, इसमें जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। पहले जो घटना हुई थी सर वहाँ पर, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई की बात नहीं कही जा रही है, तो क्या उसकी भी जांच की जाएगी क्या? पहली कौन सी घटना? पहले 2005 में भी वहीं पर फिर ये घटना हुई थी। 2005 में तो अभी बहुत टाइम हो गया, उस टाइम पर निश्चित रूप से कार्रवाई हुई होगी। लेकिन इन सब चीज़ों की जानकारी हम लोग अनुसंधान के दौरान लेंगे कि पहले यहाँ कब कब घटना हुई है, इसमें क्या मामला था, किन लोगों की संलिप्तता थी, पुलिस ने क्या कार्रवाई उस टाइम की थी। थैंक यू। तो बिहार में फिलहाल ये पहली बार नहीं है कि ये ऐसे हादसे हुए हैं बम बनाते समय। इससे पहले भी कई बार हादसे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक बिहार ऐसे ही दहलता रहेगा और ऐसे ही जाने जाती रहेंगी। फिलहाल इसी पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय करा देते हैं आपका। मनु प्रदेश सचिव जेडीयू से मौजूद हैं। मनोज तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस और आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है।
आरबी उपाध्याय जी, शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं कि जिस तरीके से बिहार पहली बार नहीं दहला है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, दिसंबर की बात कर लें तो 2021 में एक हादसा हुआ था, रेलवे स्टेशन पर एक हादसा हुआ था, और उसके 2 दिन बाद ही बात कर ले तो दरगाह में एक टिफिन बम मिला था, और उससे भी हादसा हुआ था जिसमें बच्चे की मौत हो गई थी। तो अगर बात कर ले तो बिहार में आखिर कब तक ऐसे बारूद के ढेर पर बिहार को नेता रखते रहेंगे? प्रशासन कब तक आखिर चुप्पी साधे रहेगा? पहली बार नहीं है ये। घटनाएं जी। आप देखेंगे चिकन नेक के लिए जिस तरीके से सवाल उठता रहता है, और भागलपुर में जिस तरीके से हुआ है, और बिहार में हमेशा आप देखेंगे इससे पहले भी एक मस्जिद का कनेक्शन एक्चुअल में मिला था जहां बम ब्लास्ट हुआ था। मतलब आए दिन इस तरह की घटनाएं होना कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति के तहत मैं समझता हूं इन सब चीजों को दबाया जाता है या छुपाया जाता है। बिल्कुल। मीडिया इन सब चीजों को उजागर करता है और चिंता जाहिर करता है, लेकिन उसके बाद जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक जो हस्तक्षेप है, उसमें इस तरह के जो स्लीपर सेल हैं, जो अलगाववादी सेल हैं, जो आतंकवादी हैं, वो पलते पोसते रहते हैं और बड़े होते रहते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देते रहते हैं। कहीं न कहीं सख्ती की जरूरत है, सतर्कता की जरूरत है और राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना ये सब अधूरा रहेगा। और जिस तरीके से आप देखेंगे राजनीतिक लोग राजनीति तो करते हैं, किया जाए ये कोई बताने को तैयार नहीं होता। और कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी सभी पॉलिटिकल पार्टियां तुष्टीकरण में लग जाती है, का विरोध में कहना पड़े, हमारा वोट बैंक में खराब हो जाए। यानी इन लोगों के लिए वोट बैंक की सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है। मेरा मानना ये है, जबकि राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। बिल्कुल। होता क्या है, आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट बैंक सर्वोपरि है। बस इसीलिए लीपापोती कर देते हैं ऐसी घटनाओं पर। इसे विजुअल देखे थे जब धमाका हुआ था एक मस्जिद के अंदर, बम ब्लास्ट हुआ था, वहां पे जो भी अगर जांच होती और उसके कारणों से उन सबको अगर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया होता तो मैं समझता हूँ कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगाई जा सकती है। आज 12 की मौत नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। लेकिन ये पहली बार नहीं है आरपी उपाध्याय। बिल्कुल आरपी उपाध्याय जी, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले की बात कर लें तो 9 दिसंबर 13 दिसंबर के बीच 5 दिन में 3 धमाके हुए थे और इसमें भी 2 लोगों की जान गई थी, तब भी चुप्पी साधे रहे। अभी हम एसएसपी साहब को सुन रहे थे, वो बोल रहे थे, उनके सामने एक जिक्र किया एक पत्रकार ने कि भैया 2005 में एक हादसा हुआ था, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, तो वो कह रहे थे कि वो काफी पुरानी बात में उसमें कार्रवाई हुई होगी। बिल्कुल ये शब्द थे उनके, हुई होगी। आरपी उपाध्याय जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है हम तक। पीसीआर से कहेंगे कि आप इनकी आवाज को ठीक किया जाए। लौटेंगे आपके पास। जेडीयू से हमारे साथ मनोज मनु जी मौजूद हैं। मनोज मनु जी, एक बार फिर से बिहार, अब बिहार का भागलपुर एक बार फिर से 15 मई आपको याद होगी 2021 की, और उसके बाद अगर बात कर लें तो 9 दिसंबर 13 दिसंबर का भी समय याद होगा। 5 बम धमाके हुए थे और आज 4 मार्च है। समय बहुत ज्यादा नहीं है और बम धमाकों पे धमाके। नहीं, जहाँ तक है कि बम धमाकों के धमाके, ये तो गलत है। कुछ
राष्ट्र विरोधी शक्तियां जरूर बिहार में पनप रही हैं, लेकिन पूर्व के घटनाओं को भी देखा जाए, जो आप दिसंबर की माह की भी बात कर रहे हैं, उसमें भी 4 संदिग्ध लोगों को लेकर उस पर कार्रवाई चल रही है, पूछताछ चल रही है। क्योंकि ये बम धमाका, इसको हम लोग टेररिस्ट से ही इसको माना जाता है, तो इसलिए उसको लिकआउट बाहर जब तक पूरा विवरण नहीं समाप्त हो पाता है, तब तक उसको नहीं लिया जाता है। मई वाले घटनाएं में तो लोग जेल में भी हैं, उस पर भी वहाँ एनआईए वाले और ये लोगों ने भी अपना रिपोर्ट प्रतिवेदन कर दिया है। और ये जो भागलपुर की घटना की जहाँ तक बात है, उस पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सीनियर डीजीपी और मुख्य सचिव को दोनों को बुलाकर पूरी जानकारी ली है और इसके तह में जाने में कौन लोग हैं उन पर कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया है। तो पिछले घटनाओं में भी हम कहीं चुप नहीं बैठी थी सरकार, और उसमें भी कुछ संदिग्ध लोग सामने आए थे जिनको एनआईए पूछताछ कर रही है, और वहां से उसका क्या रिपोर्ट आता है, प्रतिवेदन आता है, उसकी जानकारी अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। और जिस 2005 की बात अभी उठ रही थी कि जिसके बारे में एसएसपी ने, भागलपुर एसएसपी ने या पुलिस अधिकारी जो उन्होंने कहा कि इसमें कार्रवाई हुई होगी, तो उस समय भी मैं बता दूं कि उस समय भी कार्रवाई हुई थी। टोटल 7 या 8 लोग के ऊपर उस पर एफआईआर हुआ था। वह इसीलिए ऐसा नहीं है, हम लोग पूरी तरह से संवेदनशील हैं इस मामले पर, और सरकार भी संवेदनशील है, और बहुत जल्दी इस तरह के जो कार्य कर रहे हैं राष्ट्र विरोधी शक्ति आए हुए हैं, जो राष्ट्र को छीन भिन करने की जो कामयाबी की ओर अपना बढ़ने की तैयारी में है, उन लोगों को करारा जवाब जरूर बिहार की सरकार। चलिए मनोज जी लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, मनोज तिवारी जी मौजूद है, डिबेट में ले लेते हैं उनसे, एक कमेंट ले लेते हैं इस पर। मनोज जी। मनोज जी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? हाँ बिल्कुल पहुंच रही। देखिए जिस तरीके से बात की जाए तो एक बार फिर से भागलपुर, और आपके तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं इस बार जेडीयू पर कि एक नागरिक बस्ती में बम बनाने की फैक्ट्री चल रही थी, पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। मैं तो उसको बम फैक्ट्री कहूंगा भैया, जो एक पटाखा 12 लोगों की जान ले ले वो तो बम ही है सीधे तौर पर। इतने बड़े बड़े पटाखे मैंने तो दिवाली पे कभी छुटाए नहीं है आपके बिल्कुल। मनोज जी आवाज पहुंच रही क्या आप तक? हमको कर रहे हैं सर। मनोज जी से पूछ लेते हैं। मनु की सर, दूसरे मनोज तिवारी। अरे मनोज तिवारी जी, अच्छा आप भी मनोज जी हैं, अब मनोज तिवारी जी हैं। मनोज तिवारी जी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? घटना हुई, उसके बाद सारण कमिश्नरी में गोपालगंज की घटना हुई, ये तमाम घटनाएं इस बात का द्योतक है कि नीतीश सरकार ने जो लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर यह सरकार पूर्णतः असफल है। अब रही बात की, देखिए ये जो फैक्ट्री है, जिस तरीके के असला बनाए जाते हैं और बिहार में इस रोजगार को पनपाया जा रहा है, इससे पहले भी मुंगेर में बहुत सारी घटनाएं इस तरीके की होती है, और मुंगेर में इस तरीके की बहुत सारी फैक्ट्रीज है जिस पर सरकार को बहुत बार संज्ञान में लाया जा चुका था। उसके बावजूद भी इस पर सरकार ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और न ही इस पर कोई कार्रवाई करने की काम की गई। यह इस बात का परिचय कि नीतीश सरकार सत्ता के लोभ में जनता के हितों को ध्यान में न रखते हुए अपनी संवेदनहीनता का प्रदर्शन कर रही है, और मेरा अपना मानना है सरकार, नीतीश की सरकार बिहार में पूर्णतः असफल है। चलिए आरबी उपाध्याय जी, अगर बात की जाए तो प्रशासन को भनक भी नहीं लगती है, एक नागरिक बस्ती में बम बनाने का लाइसेंस दे दिया जाता है। बम बनाने का लाइसेंस कह सकते हैं क्योंकि पटाखा नहीं कह सकते, उसको पटाखा नहीं बनाया जा रहा होगा, क्योंकि आपने भी दिवाली मनाई होगी, मनोज जी ने भी दिवाली मनाई होगी, मनोज तिवारी जी ने भी दिवाली मनाई होगी, ठीक है। मैंने तो अभी तक कोई ऐसा पटाखा देखा नहीं कि जिससे 12 लोगों की मौत हो जाए, ना आपने ऐसा कोई पटाखा जलाया होगा। तो आखिर प्रशासन के ऊपर कितना बड़ा सवाल है, शासन के ऊपर कितना बड़ा सवाल है कि 12 लोगों की जान को खतरा कर दिया, 20 लोग घायल हैं, 12 लोगों की मौत।
कर लीपापोती की जा रही है कि वहाँ एक पटाखा फैक्ट्री थी। इस पटाखे से कहीं को इतने लोग मरते हैं। बिल्कुल। और समय समय पर इस तरह की घटनाएं होती रहती। आप देखे होंगे, आप भी बता रहे हैं, टिफिन बम था मुंगेर में, वो कहने के लिए हथियारों की फैक्ट्री, असला बनता है। क्या जब हम टीवी पर बैठकर डिस्कस कर रहे हैं, हमको पता है, तो क्या शासन प्रशासन को पता नहीं होता? और एक नागरिक बस्ती में चल रहा है, वो भी नागरिक बस्ती में। देख तो लीजिए जरा, तस्वीरें देख लीजिए नागरिक बस्ती में कि एक बम फूटता है तो उससे 3 मकान ढह जाते हैं। आखिर कितनी आबादी होगी वहां पर, कितने पास पास उनकी मकानियत होगी, और वहां पर लाइसेंस दे दिया जाता है। मैं वही कह रहा हूं। बिल्कुल। एक पटाखा अगर 3 घरों को गिरा देता है तो दिवाली पे तो ध्वस्त हो जाना चाहिए सब कुछ। ये लीपापोती करने की जो कोशिश होती है, इससे कहीं न कहीं वर्गावादी तत्व हैं, जो उग्रवादी तत्व हैं, उनका हौसला बढ़ता है। और मैं तो ये कहूंगा प्रशासन को उनकी। बिल्कुल, आरपी उपाध्याय जी लौटेंगे आपके पास और आपके तमाम सवालों के जवाब भी ले लेंगे। मनोज मनु हमारे साथ मौजूद है, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आरपी उपाध्याय जी, अगर बात कर ली जाए तो बिहार का भागलपुर एक बार फिर से दहल चुका है। भागलपुर वही भागलपुर है, पहली बार नहीं हुआ यहाँ ऐसा। लेकिन इस बार सवाल सीधे प्रशासन पर है कि क्या प्रशासन सब कुछ जानने के बावजूद भी अंधा बना बैठा रहा? उसके नाक के नीचे इतना बड़ा ये बम फैक्ट्री चलती रही, पटाखा फैक्ट्री चलती रही। और सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर इसलिए है कि उन्होंने नगरीय बस्ती में, जहां पर मकानियत इतनी पास पास है, वहां पर आखिर क्यों वहां पर लाइसेंस दे दिया? और अगर ये चुपके से काम चल रहा था तो अभी तक आखिर इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और दूसरी बात ये कि ये थाने से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। आपकी आवाज शायद कट रही है आरपी उपाध्याय जी। लौटेंगे आपके पास, लेकिन मनोज मनु जी से जवाब ले लेते हैं। मनोज मनु जी। जी। आखिर नाक के नीचे सब कुछ चलता रहा और सब कोई अनजान बना बैठा रहा। देखिए, अनजान बना बैठा रहा। अब इसको ये घटना घटी है, ये बहुत ही दुखद पूर्ण घटना है। और इस घटना के पीछे जिनकी भी हाथ होगी, जिनकी गलती होगी, कोई नहीं बख्शेगा। पिछले घटनाओं, गोपालगंज का हो या किसी जगह का हो, सभी में जो इसमें रहे वो पकड़े भी गए हैं। ये जो अधिकारी टाइप के, कर्मचारी टाइप के जो लोग थे, जिनकी शाबाशता सामने आई, उन्हें भी बर्खास्त किया गया है। अब ये अगर ये आवासीय इलाके में अगर उसको लाइसेंस देना, नियम के विरुद्ध अगर नियम दिया गया होगा, बिल्कुल दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। आप पटाखा फैक्ट्री की बात करते हैं, गैस एजेंसी तक खोल नहीं सकते, आपको नहीं पता क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर वहाँ लाइसेंस दिया गया है या कोई बिना लाइसेंस के चला रहा है या इसकी जानकारी अगर प्रशासन को है तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन ये चूंकि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया है और आज उन्होंने बहुत ही कड़ा निर्देश जारी किया है दोनों डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर। आप देख लीजिएगा, 24 घंटे के भीतर अगर वहाँ पर जो लाइसेंस देने की वो जगह नहीं थी और वहाँ लाइसेंस दिया गया होगा तो लाइसेंस देने वाले पदाधिकारी भी नपेंगे और जो लोग भी इसमें शामिल हैं सभी लोगों पर कार्रवाई होगी, सबकी गिरफ्तारी होगी। हम इस मौत को जाया नहीं देंगे, किसी के मौत पर हमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस तरह की घटना तो घटने वाले, अंजाम देने वाले, चाहे वो हमारे लोग हों या दूसरे के लोग हों, किसी समाज के हों, किसी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, जिन लोगों ने भी ये राष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है उनको हम किसी भी हालत में बख्शने वाले नहीं है। और 24 घंटे का इंतजार करें, सब सामने आ जाए। नहीं, लगभग 15 से 16 घंटे बीत भी गए हैं। ठीक है, 15-16 घंटे बीत गए हैं। ये चूंकि देखिए
जिस जगह पर भी जो बम की जो घटनाएं होती है, बम विस्फोट की जो घटनाएं होती है, उसको जो है वो राष्ट्र के अस्मिता की श्रेणी में वो आता है और उसको जांच करने वाले अधिकारी की इंतजार किया जाता है। सारे लोग आज शाम तक सारे लोग पहुंच रहे हैं और जो बिहार सरकार की टीम ने जो इसकी जांच की है, उन लोगों के साथ बैठकर उसके बाद उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आप निश्चिंत रहें, ऐसी बात नहीं है कि निश्चिंत हम तो सरकार रह कोई लेंगे, सोई हुई है। लेकिन उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जिनके 12 लोग एक्सपायर हो गए हैं, उनकी जान चली गई है। कभी सोचा है कि उन 12 लोगों पर वो कैसे निश्चिंत रह सकते हैं? पूरे घर के घर उजड़ गए हैं। कैसी बात करते हैं आप मनोज मुनि जी? निश्चिंत कैसे रह सकते हैं हम सब? 12 नागरिकों को खोया है। आपके लिए वो एक गिनती हो सकती है, आपके लिए वो एक सिर्फ वोट हो सकते हैं, लेकिन परिजनों के लिए, उनके परिजन जिनकी मौत हुई है, उनके लिए वो एक जरिया हो सकते हैं। किसी का बाप हो सकता है, किसी का पिता हो सकता है, किसी का बेटा हो सकता है। आपके लिए महज वोट हो सकते हैं वो, लेकिन वो उनके लिए नहीं है। उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं उनसे, उनके रिश्ते हैं। मनोज जी, वोट के रूप में जो जिनको देखते हैं वो समझिए। हमारे यहाँ तो ये क्या, कहीं आम लोग भी कहीं किसी जगह पर किन्हीं की हत्या हो जाती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी घाटा होती है। लेकिन मैंने कहा कि इतनी बड़ी घटना का घटी है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, ये दुखद घटना है। ऐसे घटना की जितनी निंदा किया जाए वो बहुत कम है। लेकिन जो लोग भी इसमें शामिल हैं, चाहे सरकारी पक्ष के लोग हों या राष्ट्र के खिलाफ रहने वाले लोग हों, और जिन लोगों ने वहाँ उन्हें सहायता पहुंचाई है, जिन लोगों ने वहाँ पर उनको समर्थन दिया है, वो कोई लोग नहीं बख्शे जाएंगे। देखिए मनोज जी, देखिए एक छोटा सा विश्लेषण है, छोटा सवाल है। जिस एसएसपी एसपी के एरिया में इतनी बड़ी बम फैक्ट्री चल रही हो, उसे कानो कान भनक ना हो, तो वो कैसे क्या कुछ लॉ व्यवस्था बना पाएगा? सबसे पहले आपको उसको सस्पेंड करना चाहिए, ठीक है? थाना अध्यक्ष से लेकर सिपाही तक को तो आपने सस्पेंड नहीं किया अभी तक। 15 घंटे बीत गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, ठीक है? तो उस पर कैसे क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं कि कार्रवाई होगी? मनोज तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से। मनोज जी, मैं तिवारी जी एक बात आपको कहना चाहता हूँ। बर्बाद एक गुलिस्ता करने को बस एक उल्लू काफी है, अनजान में गुलिस्ता क्या होगा जहाँ शाख के उल्लू बैठे। यहाँ कहानी ये है, बारंबार इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि पटना के गांधी मैदान की रैली में विस्फोट होता है, उसकी जांच का क्या हुआ? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जो है, आज तक इसका कोई पर्दाफाश नहीं हो पाया। गोपालगंज की घटना हुई और अब ये घटना भागलपुर की है। ये तमाम घटनाएं बारंबार एक समय अंतराल पर बिहार में अपनी परिणति को प्राप्त होती है। उसके बावजूद भी सरकार, डबल इंजन की जो सरकार है, ये सरकार सिर्फ जो है अपना इतना कह करके किसकी जांच की जाएगी, अपना पल्ला झाड़ लेती है। 15 घंटे बीत गए, संवेदनहीनता देखिए। 15 घंटे बीत जाने के बाद अभी प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो लोग इसके लिए दोषी हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि प्रशासनिक भवन के बगल में इस तरीके से जो है घटना हो रही है और इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है जो समाज के विरुद्ध है और देश के विरुद्ध है। उसके बावजूद भी कानों कान किसी को भनक नहीं लगती है। इससे बड़ा संवेदनहीनता क्या हो सकती है? और उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस जो है इस पर बहुत खेद व्यक्त करती है और सरकार से ये मांग करती है कि किसी भी हालत में 24 घंटे के अंदर जो लोग दोषी हैं उनको बर्खास्त किया जाए, जो व्यवस्था में के चलाने वाले लोग हैं, और सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वो लोगों को अंदर करे जो लोग इसमें संलिप्त हैं। चलिए, आरपी उपाध्याय हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आरपी उपाध्याय जी, 15 से 20 घंटे बीत जाने के बावजूद ही अगर बात कर ली जाए तो लगभग 15 घंटे बीत गए हैं। भाई, जिस एसएसपी के क्षेत्र में, एरिया में इतनी बड़ी पटाखा फैक्ट्री चल रही हो और उसको भनक भी ना हो, तो वहाँ की कानून व्यवस्था तो यही कह सकते हैं कि भगवान भरोसे है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी ये जो प्रवक्ता कह रहे थे आप निश्चिंत रहें, कैसे निश्चिंत रह सकते हैं? देखिए, बिहार में देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की भनक पहले भी लगती रही है। पहले कितनी कार्रवाई होती है और पहले किस केसों पर सही कार्रवाई होती, उचित कार्रवाई होती,
तो मैं समझता हूँ एक बार कार्रवाई होने के बाद दोबारा कोई हिम्मत नहीं कर सकता इस तरह की कार्रवाई कर सके। बहुत बड़ी घटना है, निश्चिंत रहने से चीजें खत्म नहीं हो जाएंगी। ये कौन एश्योर करेगा कि दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी? हम पता करेंगे, अगर कोई गलत लाइसेंस दिया गया होता है, मैं कह रहा हूँ लाइसेंस का नियम भी अगर ये है कि ऐसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में लाइसेंस मिल सकता है तो और बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल। कहाँ क्या हो सकता है हम सोच भी नहीं सकते हैं। और वहां से पूर्वोत्तर का जो इलाका है आप देखेंगे, जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, और जो देश विरोधी ताकतें हैं वो चाहती हैं कि हिंदुस्तान को वहां से अलग थलग कर दिया जाए, और एक वर्ग विशेष के लोगों की जनसंख्या जिस तरीके से वहां बढ़ रही है, जिस तरीके से डेलिब्रेटली जानबूझकर वहां अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं, वो भी एक चिंता का विषय है। लेकिन राजनीतिक लोग चलिए आरपी उपाध्याय जी, लौटेंगे आपके पास, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तो ब्रेक के बाद चर्चा में आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मनोज मनु, प्रदेश सचिव जेडीयू से, मनोज तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस, और आरपी उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। आरपी उपाध्याय जी, जिस तरीके से समझने की कोशिश की जाए, तो ब्रेक पर जाने से पहले आप विश्लेषण समझा रहे थे कि जिस तरीके से अगर दायरा है भी नगरीय या आवासीय बस्ती में पटाखा फैक्ट्री खोलने का, तो आखिर इस पर प्रशासन पर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं, शासन पर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं, साथ ही सरकार पर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं कि आखिर जब इतनी घनी मकानियत थी, जब इतने पास मकान थे कि एक में धमाका हुआ और 3 मकान जमींदोस्त हो गए, तो ऐसे में सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि पूरा भागलपुर, अगर इस तरीके से लाइसेंस बांटे गए होंगे, अगर लाइसेंस भी बांटे गए होंगे, तो पूरा भागलपुर बारूद के ढेर पर है। ये घटना तो एक बामगी है, और कितनी जगह इस तरह के बम बनाने के और असला बनाने के कारखाने होंगे। अभी टीवी डिबेट में जब ये चीजें हो रही हैं, कभी मुंगेर में भी बहुत बड़ा साम्राज्य ऐसे लोगों का है कि यानी पता सबको है, लेकिन होता क्या है, कार्रवाई के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, 2-4 महीने बाद वो वापस आ जाएगा, ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा। जिम्मेदारी तय करनी होगी और शासन प्रशासन को सख्त होना होगा। बिहार ही नहीं, देश के हित में, और देश सर्वोपरि होना चाहिए। हो सकता है कुछ वर्ग विशेष नाराज हो जाए कार्रवाई से, ये चिंता छोड़ देनी चाहिए। अपराधी अपराधी है, देशद्रोही है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय का है। सरकारें हम चुनते इसलिए हैं कि हम निश्चिंत रह सकें, लेकिन कैसे निश्चिंत रहें कि ऐसे घने रिहायशी इलाके में और इस तरह का कारनामा हो जाता है। मैं तो कहता हूं कि क्रिमिनल केस दायर होना चाहिए वहां एसएसपी और जो भी पास में थाना है उनके खिलाफ। एक मैसेज जाना चाहिए कि भी अगर आप लोग इस तरह की लीपापोती और लापरवाही करेंगे, होता क्या है, जो राजनीतिक आका होते हैं उनका संरक्षण कहीं ना कहीं इन सब चीजों को मिला होता है। बिना राजनीति के संरक्षण के मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया जा सकता है। राजनीतिक संरक्षण होता है, तभी शासन प्रशासन गूंगा और बहरा हो जाता है। अगर राजनीतिक संरक्षण ना हो तो कोई भी एक व्यक्ति अपराधी होता है, पुलिस पकड़कर फौरन उसे कार्रवाई करती है। लेकिन इस तरह के जो भी गिरोह काम करते हैं उनके तार ऊपर तक जुड़े हुए, और वो नीचे के पुलिस वालों के शासन प्रशासन को अंगूठे पर रखते हैं, वो उन सबको डटा बताते रहते हैं, और शासन प्रशासन के हाथ बंधे होते हैं। क्यों? कि राजनीतिक संरक्षण है।
बिहार में अगर सुशासन लाना है, कानून का राज कायम करना है, तो मैं समझता हूं कि राजनीतिक शुद्धता की बहुत जरूरत है। राजनीतिक शुद्धता होगी, राजनीतिक लोग देश के प्रति समर्पित होंगे, समाज के प्रति समर्पित होंगे, तो ऐसी घटनाओं की बार बार पुनरावृत्ति नहीं होगी। अमेरिका में 26/11 की घटना के बाद दूसरा आतंकी हमला नहीं हुआ, दूसरी घटना नहीं घटी। इसे कहते हैं प्रशासन और शासन। आपके यहाँ रोज उस तरह की घटनाएं घट रही हैं और फिर भी सरकार कहती है कि हम चिंतित हैं। आप निश्चिंत रहिए, शोभा नहीं देता है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दिवाली मना रहा हो, एक पटाखा आके गिर जाता हो और 10-12 लोग मर जाते हो। देखिए, राजनीतिक लोगों को तो यही लगता है कि भी कुछ नहीं, एक पटाखा फटा, लेकिन जिनके परिवार के लोग गए हैं उनसे पूछिए कि जब परिवार का एक सदस्य जाता है तो उस परिवार के क्या हालात होते हैं। संवेदना होनी चाहिए, संवेदना शून्य न बच। वो गिनती नहीं है कि भी 3 मकान गिर गए, 12 लोग बढ़ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो राजनीतिक लोग जब तक संवेदनशील नहीं होंगे, और मुझे कहने में प्रीवत कोई गुरेज नहीं है कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, और राजनीति का जब अपराधीकरण होगा, अपराधियों को संरक्षण मिलेगा, तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी और ज्यादा होगी। राजनीति का अपराधीकरण इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हर कोई जो है वो आना राजनीति में ही चाह रहा है, और शायद राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि ये सारे पाप धुलवा देती है लोगों के। आरपी उपाध्याय जी, राजनीति व्यवसाय हो गया है, किसी और धंधे में उतनी कमाई नहीं है जितनी राजनीति में है। तभी आप देखेंगे IAS IPS नौकरी छोड़कर, अच्छी खासी नौकरी छोड़कर रिटायरमेंट लेकर राजनीति में आ रहे हैं। उन्हें पता है IAS IPS होके क्या कमा लेंगे। हर एक बार MLA बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, पूरा हिंदुस्तान बेच देंगे, पैसे की क्या कमी रहेगी। ये भी एक चिंता का विषय। राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है, और आज की डेट में सबसे अच्छा व्यवसाय राजनीति है। एक चीज और भी है आरपी उपाध्याय जी, जब आप इसकी चर्चा ही कर रहे हैं तो एक चीज और भी है कि राजनीति में कोई उम्र नहीं होती। IAS IPS आप बन गए तो आपको पता है कि उम्र के बाद आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, वही पेंशन, गिनी गुथी चीजें आएंगी। लेकिन अगर आप विधायक बन गए तो आपके 5 पुश्तों तक की व्यवस्था हो गई एक बार में, और मंत्री बन गए तो 10 पुश्तों तक की व्यवस्था हो गई। अब बताइए, हम सब लोग जानते हैं, बिल्कुल, हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं इस चीज को, तो कौन नहीं आना चाहेगा। असीम अरुण के पास क्या कमी थी भैया, 62 साल की उम्र है, ठीक है, सेवा करनी थी तो आपने IAS बन के ही कर दी, IPS बन के ही कर दी। अब बचा हुआ उम्र, मतलब करना क्या चाह रहे थे कि उन्होंने इस बार विधायकी पर्चा भर दिया, अब बीजेपी ने भी उन्हें टिकट दे दिया। सबसे बड़ा सवाल देखिए, अभी तक वहाँ अधिकारी थे तो अधिकारी रह के कमाया, अब अधिकारी रिटायर हो जाएगा तो फिर तो कुछ आमदनी रहेगी नहीं, तो आमदनी तो जारी रखनी है ना, अपना धंधा तो जारी रखना है। तो वो सरकारी कर्मचारी सोचता है ठीक है रिटायर हो गए, उसके बाद MLA हो जाएंगे, मिनिस्टर हो जाएंगे, और अभी तक जितना नहीं कमाया उससे ज्यादा कमा लेंगे। और इसीलिए आप पहले सुरक्षा करते थे लोग, पहले नेता और मंत्रियों के आगे पीछे घूमते थे, अब IAS उनके खुद आगे पीछे घूमेंगे। शायद यही जलवा चाहिए था। न किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत है, न उम्र की जरूरत है, सारे पैरामीटर वेव ऑफ कर दिए जाते हैं। जबकि एक चपरासी के लिए भी आप कहते हैं 10वीं पास होना चाहिए, लेकिन राजनेता के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो बिना पढ़ा लिखा भी चलेगा। ये विडंबना है इस लोकतंत्र की और भारत देश की, और जनता भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। बिल्कुल, जनता बिल्कुल जिम्मेदार है। ऐसे लोगों को हाथ लेके वोट करके और चिता करके भेज दे। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, और इलेक्शन कमीशन बार बार अपनी चिंता जाहिर करता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों की कान पर जू तक नहीं रहती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी छुट्टी नहीं है जो अपराधियों को टिकट न देती हो। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। और गरीब की बात करेंगे प्रिय, मुझे बड़ा कष्ट होता है, लेकिन गरीब को टिकट कोई नहीं देगा। अरे भैया, MLA की 10-20 गरीबों को भी टिकट दे दिया करें, तो कम से कम 10-20 गरीबों का तो भला हो। एक गरीब MLA अगर बन गया तो कम से कम गांव का तो अपने भला कर देगा।
कुछ तो भला होगा, कुछ तो गरीबी से लोग ऊपर उठेंगे। बिल्कुल। ये मान लीजिए 300 एमएलए हैं तो कम से कम 200 एमएलए गरीबों को टिकट। आरवी पाठक जी, कुछ AK शर्मा जैसे होते हैं जो मुख्यमंत्री बनने का सपना लेके चले आते हैं, क्या मुख्यमंत्री बनेंगे हम इसलिए BRS ले रहे हैं? देखिए BRS ये मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहता है आज? इतना अच्छा स्टेटस छोड़कर कहीं ना कहीं सबको मलाई नजर आती है। विधायक पिट जाते हैं, दल बदल हो जाता है, पार्टियां विलय हो जाती हैं। क्या है, बड़ा जबरदस्त बिजनेस है, रोजगार है, पैसा ही पैसा है। लेकिन चारा हाथ तो उसमें है, ये तो लूटते हैं। सैकड़ों करोड़ के टारगेट दिए जाते हैं। ये छुपा नहीं है तो मीडिया में आया, मैं नहीं कह रहा हूँ इस चीज को कि 100 करोड़ का टारगेट है, भी 100 करोड़ तो रेस्टोरेंट से आके ले आएंगे। लूट मार मचा रखी है और इसीलिए व्यवस्था से लोगों का मोह भंग हो रहा है। वोटिंग परसेंट 2% से ऊपर नहीं जा पाता है। आप देखेंगे अमूमन जो औसत जो वोट परसेंट है उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे हैं कि ऊपर जा ही नहीं रहा। यानी लोग, चलिए आरवी पाठक जी लौटेंगे आपके पास, लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो राजनीति का जो रास्ता होता है ना, ये कहीं ना कहीं कई लाशों के ढेर से उबर के भी निकलता है। कई अपराध दबे होते हैं पीछे, वो राजनीति में आते ही विधायक बन गए, MLA बन गए, पार्षद बन गए, सारे साफ। मनोज तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से। मनोज जी, तिवारी जी, आवाज पहुंच रही क्या आप तक? जी पहुंच रही है। जिस तरीके से बात कर रहे थे मनोज जी कि आप चिंता मत कीजिए, कार्रवाई की जाएगी। 15 घंटे बीत जाने के बाद भी वहां तक का एक सिपाही तक सस्पेंड नहीं हुआ जिस एरिया में यह बम फैक्ट्री चल रही थी। 12 लोगों की मौत हो गई। देखिए वो सरकार के प्रवक्ता हैं, सरकारी भाषा बोल रहे हैं। देखिए मैंने क्या बोला कि आज की परिस्थितियों में बिहार को चलाने के लिए या किसी भी प्रदेश को चलाने के लिए एक बेहतर क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है और बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रशासन से लेकर के राजनयिकों को ये दिमाग में रखना होगा कि सर्वप्रथम प्रदेश की जनता की हित सर्वोपरि है। आज जो परिस्थितियां हैं बिहार में, अपराधीकरण की व्यवस्था क्यों बढ़ गई है? तमाम देश के अन्य राज्यों में भी अगर प्रशासन और प्रशासन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है तो राजनेताओं को ईमानदार होने की आवश्यकता है और आज परिस्थितियां बिल्कुल उसके विपरीत है। कौन नहीं जानता शराबबंदी के नाम पर। देखिए अभी तत्कालिक घटना थी नालंदा में, सोसराय में घटना हुई, 8 लोगों की मौत हो गई। बिहार में नीतीश जी कहते हैं शराबबंदी है। आखिर इस शराबबंदी का परिणाम क्या है? शराबबंदी कौन नहीं जानता, खुलेआम शराब बिक रहा है बिहार में। इस तरीके उत्तर प्रदेश की घटना है। CRB की रिपोर्ट बताती है, CRB की रिपोर्ट ये बताती है कि आज के तारीख में बिहार में अपराध बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो ये व्यवस्था और व्यवस्था पर लगाम कौन कसेगा? प्रशासन के रहने वाले लोग करेंगे और प्रशासन व्यवस्था का संचालन कौन करता है? राजनीति करते हैं। आज जो नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में, 22 वर्ष से ऊपर हो गया बिहार की व्यवस्था को देखते हुए, उसके बावजूद भी बिहार में जो सरकार की संवेदनहीनता का परिचय देखिए। 15 घंटे बीत जाते हैं और सरकार का कोई नुमाइंदा जो है, सरकार का कोई मंत्री आकर के ये बयान नहीं देता है कि मुंगेर में असला की फैक्ट्री क्यों चल रही है, दरभंगा में इस तरीके की तमाम घटनाएं क्यों होती हैं, गोपालगंज से लेकर के सारण में इस तरीके की वारदातें क्यों होती है। तो ये बात कहीं ना कहीं मैं उपाध्याय जी की बात से भी सहमत हूँ कि आज परिस्थितियों और इस परिस्थितियों को लाने में कहीं ना कहीं लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। आम जनों को ये जानना होगा कि उनको ऐसे नेताओं का चुनाव करना होगा जो सामाजिक व्यवस्था से रूबरू हो और देश के लिए और समाज के लिए प्रतिबद्धित हो और ऐसे लोगों की ही राजनीति में आने की आवश्यकता है। जैसे अपराधी अगर राजनीति में आएंगे तो वो अपराध को ही स्वरूप देंगे और अपराधी उनकी मानसिकता होगी और इससे कभी भी देश और प्रदेश का हित नहीं हो सकता। बिहार जो है आज जिन परिस्थितियों में है, बिहार में जो व्यवस्था होनी चाहिए, आखिर क्या कारण है कि वही बिहार के लोग देश के हर भागों में जा करके और वो अपना उम्दा प्रदर्शन करते हैं, उसके बावजूद भी बिहार में उनको मौका क्यों नहीं मिलता? तो ये सरकार का दोष है।
और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम लोग देते रहेंगे, अपराधी देते रहेंगे जब तक अपराधियों को राजनेताओं का संरक्षण मिलता रहेगा। इसलिए मैं तो यही कहता हूं कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार में बिल्कुल असफल है। और कांग्रेस की तरफ से मैं एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस निश्चित रूप से ये को शुरू से कहते आ रही है कि हमने भी जो व्यवस्थाएं दी उस व्यवस्था में बिहार में उन्नति हुई, बिहार में विकास हुआ, उद्योग धंधे खुले और पूरे हिंदुस्तान की परिस्थितियों को देखा जाए तो एक कहावत हो गई है, खाता न वही जो मोदी जी कह रहे हैं वही सही। इसलिए इन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए लौटेंगे आपके पास मनोज तिवारी जी। मनोज मनु जी, तमाम आरोप लग गए आप पर इसी दौरान। वाले वही हैं जो देश के आतंकवादी कसाब के समर्थन में रात में सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। आरोप लगाने वाले वही हैं जो भारत माता तेरे टुकड़े होंगे हजार, उनको समर्थन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते हैं। इनको कुछ पता नहीं है। ये गोपालगंज की बात कर रहे थे, गोपालगंज के अपराधी जेल में बंद हैं। पटना के गांधी मैदान में जो भी घटनाएं हुई उनको सजा मिला, मौत और फांसी की सजा मिली। दरभंगा के अंदर जो जलाए गए, जिसके हुआ उसके मुख्य अभियुक्त से लेकर सारे अभियुक्त आज जेल के अंदर बंद हैं और 15 घंटा में किसी को सस्पेंड नहीं किया, ये कोई मायने नहीं रखता है। हम उसमें उसको देख के लेके आए हैं और बहुत जल्दी मैंने आपको कहा है कि मैं उसको देंगा। लेकिन आतंकवादी कसाब के समर्थन में रात में सुप्रीम कोर्ट जाने वाले नेता जिसकी पार्टी हो, उस पार्टी के मुंह से ये शब्द निकलता है, ये कहीं से शोभा नहीं देता है। हम तो चुनौती देते हैं, कोई एक घटना बताएं बिहार के अंदर जिसमें अपराधी जेल के सकीचे के अंदर नहीं हो। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलने वाली है और अगर ये नहीं रहता तो आज कांग्रेस को यहाँ स्थिति खराब नहीं होती। उनके क्रियाक्रम के अनुसार ही उनको आज स्थिति खराब है या विपक्ष की स्थिति खराब है। ये न कहे से मोदी सही, बोलने वाले को सोचना चाहिए कि देश की जनता ने उनको क्यों धरातल से निकालकर जमीन में जंदोगाज में कर दिया। जनता के बीच में अपनी विश्वास बढ़ाइए और जनता का समर्थन जब तक हमें प्राप्त है। चलिए जवाब लेंगे इसका, लेकिन यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।